हेलो एवरीवन। पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं आज 2018 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने मैज़नी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे। तो भाई गैरिबाल्डी, मैज़नी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी ये लिखने वाले थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय, इन्होंने पीएनबी बैंक की स्थापना करी, लक्ष्मी बीमा कंपनी का भी संचालन किया। लालाजी शेर पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। वे आर्य समाज के प्रबल प्रचारक बन गए। उन्होंने लाला हंसराज के साथ मिलकर एंग्लो वैदिक स्कूल 1886 में लाहौर में स्थापित किया। 1889 में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करी। पहली बार 1888 में उन्होंने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, किंतु वे उदारवादियों की नीति से सहमत नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की न्यायप्रियता में कभी विश्वास नहीं किया। लालाजी उग्र विचारों के समर्थक थे। उनके अनुसार आग्रह अनुनय स्वराज की प्राप्ति में सफल नहीं है। ठीक है, तो इतना पढ़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। 1906 में उन्होंने गोखले के साथ इंग्लैंड की यात्रा की। यहाँ से वे अमेरिका गए। 1907 में पंजाब के किसानों के लिए सरकार से संघर्ष किया। इस कारण कुछ समय के लिए उन्हें मांडले निर्वासित कर दिया गया। लालाजी स्वराज पार्टी के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में पहुँचे। 1920 में एमएन जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ वैकिटस ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1920 में बम्बई अधिवेशन में बने। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? यंग इंडिया, भारत का राजनीतिक भविष्य, अनहैप्पी इंडिया और मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी भी इन्होंने लिखी। उन्होंने मैजनी की पुस्तक ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। प्रमुख अखबार इनके क्या थे? पंजाबी, वंदे मातरम, दोनों दैनिक और दी पीपल। ये सारे के सारे अखबार किनके द्वारा लिखे जा रहे थे? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। नेक्स्ट है, अब इस ऑप्शन में आया है विपिन चंद्र पाल जी के बारे में, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल विभाजन का इन्होंने विरोध किया। वे स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार बनाना चाहते थे। पत्रिकाएं इनकी क्या थी? बंगाली दैनिक वंदे मातरम 1906, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया 1902, बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 में प्रकाशित अखबार, लाहौर ट्रिब्यून ये 1887 में प्रकाशित अखबार, द न्यू इंडिया 1892 में प्रकाशित अखबार, द हिंदू रिव्यू 1913 में प्रकाशित अखबार थे। वे अच्छे लेखक भी थे। द सोल ऑफ इंडिया, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द डेमोक्रेट इनकी रचनाएं रही। अब पढ़ते हैं अरविंद घोष जी के बारे में। तो अभी अपन ने दो के बारे में पढ़ लिया है, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जी के बारे में। तो इनके बारे में पूरी अपन स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम इनमें से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। लास्ट पढ़ते हैं अपन अरविंद घोष जी के बारे में। अरविंद घोष जो थे वो कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना में मदद की उन्होंने 1902 में। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस में उन्हें सजा हो गई। 1907 में वंदे मातरम अखबार के लेख में निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरविंद ने सावित्री, अंग्रेजी की सबसे लंबी काव्यात्मक कविता, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक लिखी। 1914 में अरविंदो ने आर्य पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अरविंद घोष ने तिलक के गणेश शिवाजी उत्सव की तर्ज पर काली पूजा प्रारंभ करी। तो ये था किसके बारे में? अरविंद घोष जी के बारे में, जो किसके भाई थे? बारिंद्र कुमार घोष के भाई थे। ठीक है, और भी थोड़ा दिया हुआ है। अरविंदो को दर्शन वेदांत दर्शन पर आधारित था, जिसमें मनुष्य और ईश्वर की एकता दिखाई गई है। अरविंदो ने 1926 में पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना करी। मोतीलाल नेहरू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। 1919 और 1928 में इन्होंने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की।
वे केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। उन्होंने 1928 में प्रसिद्ध नेहरू आयोग, ये जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता की। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के बारे में इतना ही था कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1928 और 1919 में। और चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी और केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। उन्होंने 1928 में नेहरू आयोग यानी नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता भी करी थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। आगे बढ़े। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। चपचार कुट त्योहार ये मिजोरम का है। खोंगजोम परबा गाथा गीत ये मणिपुर का है। थांग टा नृत्य ये है सिक्किम का। तो भैया आपको याद रखना पड़ेगा, चपचार कूट त्योहार तो मिजोरम का है, खोमजोम परबा गाथा गीत ये मणिपुर का है, बट थांगटा नृत्य सिक्किम का नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। चपचार कूट भारत के मिजोरम का एक त्यौहार है। ठीक है, ये मार्च के दौरान झूम ऑपरेशन के उनके सबसे कठिन कार्य को पूरा करने के बाद मनाया जाता है, यानी जंगल की सफाई, जलने के अवशेषों की सफाई। ये वसंत ऋतु का त्यौहार है जो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। चेराओ बांस डांस त्यौहार के उत्सव में पारंपरिक बांस नृत्य चेराओ के साथ साथ अन्य नृत्य भी शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट है खोमजोम पर्व। खोमजोम पर्व में क्या है? खोमजोम पर्व में एक गाथा गायन परंपरा है मणिपुर की। यह 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के ठीक बाद उभरा है। इस नृत्य में ड्रम का उपयोग किया जाता है। खोमजोम वार मणिपुरी युद्ध 1891 में ब्रिटिश सेना व मणिपुर राज्य की सेना के बीच हुआ, जो कि ऐतिहासिक युद्ध था। ठीक है, इसके बारे में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट थांगटा के बारे में है। थांगटा क्या है? ये भारतीय राज्य मणिपुर मार्शल आर्ट है। मणिपुरी भाषा में थोंग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला। थोंगटा उस प्राचीन मार्शल अभ्यास का नाम है जिसे हुएन लोंग के नाम से जाना जाता है। थांगटा के निहत्थे पहलू को सरित सारक नाम दिया गया। इसका मैतेई जनजाति द्वारा अभ्यास किया जाता है। यह लड़ाई कौशल और पूजा के लिए समर्पित है। थोंगटा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 2021 में शामिल, इसमें थांगटा को खेलो यूथ में अभी 2021 में शामिल कर लिया है, पहले नहीं था वही शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो भाई ये है राजस्थान का फेमस, जो राजस्थान का भी एक ज़िला है किशनगढ़, और किशनगढ़ शैली से रिलेट करता है बनी ठनी, वहाँ से बिलोंग करता है। तो इसलिए ये कौन से शैली की हो गई? किशनगढ़ शैली की हो गई। किशनगढ़ शैली बनी ठनी ये किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध कलाकृति पेंटिंग है। इसे निहाल चंद ने चित्रित किया था। इसकी कौतुकमय विशेषता के कारण इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। क्लियर? तो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। माना जाता है कि महाराज सावंत सिंह नागरीदास के प्रेयसी बनी ठनी थी। उनके दरबारी चित्रकार निहाल चंद ने बनी ठनी का राधा के रूप में चित्रांकन किया। भारत सरकार ने 5 मई 1973 को बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया। कांगड़ा पेंटिंग कांगड़ा की चित्रकलात्मक कला है, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश के एक पूर्व रियासत कांगड़ा राज्य के नाम पर रखा गया है, जिसने कला को संरक्षण दिया। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा शैली की नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के राजा संसार चंद के चित्रों के समान है। कांगड़ा शैली के चित्रों का श्रेय मुख्यतः नैनसुख परिवार को जाता है। कुछ पहाड़ी चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह और सिख कुलीनों के अधीन पंजाब में संरक्षण प्राप्त किया। यह 18वीं शताब्दी के मध्य बसोहली चित्रकला शैली के लुप्त होने के साथ प्रचलित हुआ।
कांगड़ा शैली छोटे आकार के चित्र होते हैं जो आमतौर पर कपड़े कागज़ पर पानी के रंग में बनाए जाते हैं। कांगड़ा पेंटिंग के सबसे लोकप्रिय विषय जो चित्रित किए गए थे वे थे भागवत पुराण, गीत गोविंद, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला और बारहमासा। तो ये किसके बारे में था भाई? कांगड़ा शैली के बारे में था। नेक्स्ट ऑप्शन में आया था एक जयपुर शैली। जयपुर शैली इसका युग कौन सा माना जाता है? 1600 से 1900। सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक प्रतिभाशाली चित्रकार था जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा डाली। जयपुर शैली के चित्रों में भक्ति श्रृंगार का सुंदर समन्वय मिलता है। कृष्ण लीला, राग रागिनी, रासलीला के अतिरिक्त शिकार, हाथियों की लड़ाई के अद्भुत चित्र बनाए गए हैं। विस्तृत मैदान, वृक्ष, मंदिर के शिखर, अश्वारोही आदि प्रथा के अनुरूप ही मीनारों, विस्तृत शैलमालाओं का खुलकर चित्रण किया हुआ है। मुगल शैली का प्रभाव इस शैली पर रहा है। भाई क्यों नहीं पड़ेगा भाई मुगल शैली का? क्योंकि जो जोधाबाई थी वो आमेर से बिलोंग करती थी अकबर के टाइम। तो 18वीं शताब्दी में सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को इस शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। विषय क्या थे इसके? भागवत पुराण, रामायण, रागमाला और विभिन्न प्रकार के चित्रों के साथ लघु चित्रों का निर्माण किया गया। बूंदी शैली, ये भी राजस्थान की है। इसमें प्राकृतिक वनस्पति, पशु पक्षियों के चित्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है। पेंटिंग के इस शैली की मुख्य विशेषता समृद्ध और चमकीले रंग, सुनहरे रंग में उगता सूरज, क्रिम्सन लाल क्षितिज, अतिव्यापी व अर्ध प्राकृतिक पेड़ हैं। तो वही ये जो वनस्पति और पशु पक्षियों के चित्रण है ये किस में मिला? बूंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं अपन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। भाई ये त्यागराज जी थे ना, ये राम के भक्त थे, श्री कृष्ण के नहीं थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आई थिंक गलत है। त्यागराज जी ने अनेक रागों का सृजन किया। हाँ भाई किया था। अन्नमाचार्य और त्यागराज जी समकालीन थे, ये नहीं कन्फर्म मुझे पता। पढ़ते हैं, आंसर देखते हैं इनका। एक और स्टेटमेंट है, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो इसमें 2 और 4 ऑप्शन सही हैं। ये वाला भी सही है और वो एक और ऑप्शन कौन सा था भाई? सेकंड नंबर पे कौन सा ऑप्शन था? त्यागराज जी ने अनेक रागों का सृजन किया। हाँ भाई ये बिल्कुल सही था, पहले देख भी लिया था अपन ने। तो त्यागराज जी के बारे में देखते हैं। 1767 से 1847 ईस्वी तक इनका काल रहा। की अधिकांश कृतियाँ भगवान राम की स्तुति के भक्ति गीत है। भगवान राम की स्तुति करते थे, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत है। त्यागराज ने भगवान राम की स्तुति में हजारों भक्ति रचनाएं बनाई थी। इसमें अनेक नए रागों का भी सृजन किया था। त्यागराज को मुथुस्वामी तथा श्यामा शास्त्री के साथ कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में गिना जाता है। अतः सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। फिर नेक्स्ट है तलपका अन्नमाचार्य। 15वीं शताब्दी के हिंदू संत थे और भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के रूप की प्रशंसा में संकीर्तन नामक गीतों की रचना करने वाले सबसे पहले ज्ञात भारतीय संगीतकार हैं। उनके द्वारा रचित कीर्तन गीतों का संगीत रूप जो अभी भी कर्नाटक संगीत और संगीत कलाकारों के बीच लोकप्रिय है। अन्नमाचार्य को तेलुगु गीत लेखन का पितामह भी कहा जाता है। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विकसित हुआ है। ये राज्य द्रविड़ संस्कृति की अपनी मजबूत प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। भारतीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के रूप में 2 अलग अलग उप प्रणालियों का उदय हुआ। पुरंदरदास 1484 से 1564 विजयनगर के एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और रहस्यवादी कर्नाटक संगीत के पितामह के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वेंकट माखी को कर्नाटक संगीत का महान सिद्धांतकार माना जाता है। 17वीं शताब्दी ईस्वी में उन्होंने मेलाकार्ता विकसित किया जो दक्षिण भारतीय रागों को वर्गीकृत करने की प्रणाली थी। वर्तमान में 72 मेलाकार्ता हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? मतलब संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा क्या 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 वो लिए गए थे, उपाय किए गए थे या फिर क्या स्टेप लिए गए थे? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनका, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। ये तो किया गया था। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। भाई ये भी इसमें ऑप्शन में दे रखा है, हाँ भाई हो गया था ऐसा। तो संथाल विद्रोह, यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ, बाद में इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना बन गया। यह विद्रोह बिहार के भागलपुर और राजमहल जिलों में हुआ। प्रथम चरण में आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह 1555-56 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह था। इसके नेता सिद्धू मांझी और कान्हू थे। भैरव एवं चांद भी इस आंदोलन से रिलेट करते थे, संबंधित थे, जुड़े थे। संथाल क्षेत्र को दामिन एकोहो, दमिन कोल, पहाड़ का दामन भी कहते थे। इस समय आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले गैर आदिवासियों को दिकू के नाम से नाम दिया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया तथा किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो उस टाइम 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था अंग्रेजों के शासन की वजह से? फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, हाथों से बने, फिर तो हस्तशिल्प ग्रो ही करने चाहिए थे। भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, नहीं भाई ये भी नहीं हुआ। ठीक है। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, हाँ नील की खेती वगैरह ये सब चीज़ें बिकने लग गई थी तो वाणिज्यीकरण तो हो गया था। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ते हैं। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। इसमें पूर्व कृषि जीवन यापन का एक मार्ग थी, ना कि व्यापारिक। अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए, जैसे मूंगफली, गन्ना, पटसन, तिलहन, कपास, मसाले, तंबाकू इत्यादि, जैसे कि आजकल भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थे? तो भाई ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आंसर है इसके कपास, रेशम, सोना और अफीम, ये सारे के सारे यहाँ से एक्सपोर्ट करे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं व विद्यार्थियों, महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। चंपारण सत्याग्रह में तो महिलाओं विद्यार्थियों की तो शायद सक्रियता नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित व आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। कहाँ यार, उस टाइम ऐसा हो जाता तो काम ही चल जाता ना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। हाँ ये लोग तो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि किसान असंतोष होगा तो उसमें शामिल होगा। रोपण फसलों व वाणिज्यिक फसलों की खेती में गिरावट, नहीं भाई ये तो स्टार्टिंग होने लगी, बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो किसानों का असंतोष सम्मिलित होना। ठीक है, देखते हैं। अपने प्रारंभिक काल में कांग्रेस बुर्जुआ वर्ग तक ही सीमित थी तथा भूपतियों के हित की बात करती थी, कृषकों की नहीं। गांधी जी अपने आंदोलन के आधार को बड़ा बनाना चाहते थे। उन्होंने ग्रामीण जनता, किसानों को भी कांग्रेस में सम्मिलित करने का प्रयास किया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या के बारे में अवगत कराया गया। तो हाँ ये अवगत कराया गया। बिहार के चंपारण जिले में यूरोपीय नील उत्पादकों के अत्याचारों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन शुरू किया। किसानों को तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग यानी 15% में नील की खेती करनी पड़ती थी।
राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से कृषकों की वास्तविक स्थिति की जांच की। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में 10 जून 1917 को एक जांच समिति नियुक्त की गई, जिसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे। इसने चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया, जिसके तहत 3 कठिया पत्ती को समाप्त कर दिया गया तथा किसानों से अवैध रूप से वसूल किए गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। F.G. स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति गठित हुई। चंपारण में गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, आचार्य J.B. कृपलानी, ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, सभूशरण वर्मा आदि ने सहयोग किया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को दी थी। ठीक है। यद्यपि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के नाम से जुलाई 1914 में डरबन में एक नागरिक सम्मान समारोह में संबोधित किया गया था, टैगोर ने महात्मा शब्द को लोकप्रिय बनाया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को बापू कहा गया। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को क्या कहा गया था? बापू। खेड़ा सत्याग्रह, बारदोला किसान सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली किसान सत्याग्रह एवं अन्य प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में पढ़ें। ये वही तुम पढ़ लेना, सब लोग देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे अशोक टी मेहता, टी.एस. रामानुजन और जी.जी. मेहता, ये थे। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदू मजदूर सभा HMS की स्थापना 29 दिसंबर 1948 को समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के अनुयायियों और स्वतंत्र संघवादियों द्वारा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में की गई थी। इसके संस्थापक में बसवान सिंह सिन्हा और अशोक मेहता, R.S. रुईकर, मणिबेन कारा, शिवनाथ बनर्जी, R.A. खड़गीकर, T.S. रामानुजम और V.S. माथुर, जी.जी. मेहता जी शामिल थे। R.S. रुईकर अध्यक्ष और अशोक मेहता महासचिव चुने गए थे। तो ये था पूरा किसके बारे में? हिंदू मजदूर सभा के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का किससे संबंधित है? स्थानकवासी, ये तो बौद्ध या जैन धर्म में से ही है, शायद पढ़ा हुआ तो है, मोस्ट प्रोबेबल जैन धर्म। हाँ, ये जैन धर्म से रिलेट करता है स्थानकवासी। जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर, जिन्हें पुजेरा, डेरावासी, मंदिरवासी, डूडिया, स्थानकवासी, थेरापंथी, इनके क्या हैं? उपसंप्रदाय हैं। श्वेतांबर आगम में विश्वास रखते थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे। इनके अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। दिगंबर, थेरापंथी, तारणपंथी, समैया, तोतापंथी, बीसपंथी, गुमानपंथी, इसके क्या हैं? उपसंप्रदाय हैं। दिगंबर किसमें? आगम में विश्वास नहीं रखते हैं। इनके अनुसार महावीर अविवाहित थे। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय पुराण शब्द का प्रयोग करते थे। 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ने पर स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। अकाल के समय छठे जैन आचार्य या अंतिम थेरा या थेरभद्रभाऊ के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक जाने वाले जैन दिगंबर कहलाए। दिगंबर अपने को शुद्ध बताते थे एवं नग्न रहते थे। ये दक्षिणी जैनी कहलाए। दिगंबर मतावलंबी भद्रभाऊ की शिक्षाओं को ही प्रमाणित मानते थे। क्लियर? ये श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा खानकाह का निर्माण सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। तो भाई राजस्थान में बहुत कम इमारतें हैं जिनमें सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया गया है। तो बुलंद दरवाज़ा और खानकाह का निर्माण तो लाल से किया गया था।
लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो भाई ये लखनऊ में स्थित है और आगरा भी, यूपी भी उधर ही है, तो वो तो वाइट से बने हुए हैं, लेकिन लाल से कंफर्म नहीं है। देखते हैं, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी। अकबर ने 1569 में सीकरी के निकट एक पहाड़ी पर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की नींव डाली। ये 1569 से 1584 तक अकबर की राजधानी रहा। यहाँ अकबर ने अनेक विशाल प्रासाद, धार्मिक भवन बनवाए। फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतें निम्न हैं: दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल, बीरबल का महल, मरियम का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, खानका। फतेहपुर सीकरी की अधिकांश इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। बुलंद दरवाज़ा इसे गेट ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेट ऑफ विक्ट्री, क्योंकि इसका निर्माण गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है इबादत खाना। अकबर ने धर्म और दर्शन पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण करवाया। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित 9 मंजिला इमारत है। अकबर ने 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाना खोल दिया तथा 1581 में इसमें धार्मिक चर्चाएं बंद कर दी गई। फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में आने वाले धर्माचार्य कौन थे? हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम व देवी पंडित, जैन धर्म से हीर विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सेन सूरी और शांति चंद्र भानुचंद्र उपाध्याय। पारसी धर्म दस्तूर में हिरजी राणा, ईसाई धर्म एक्वाविवा मोसरेट और एनरिक्विच। ये क्या थे? फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में आने वाले धर्माचार्य। नेक्स्ट है इमामबाड़ा लखनऊ। भारत में एक इमामबाड़ा परिसर है जिसे 1784 में अवध के नवाब आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, रूमी दरवाज़ा। यह लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत में एक भव्य प्रवेश द्वार है जिसे 1784 में नवाब आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया था। यह अवधी वास्तुकला का एक उदाहरण है। इमामबाड़ा व रूमी दरवाजे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर की बजाय चुनार पत्थर का प्रयोग करके किया गया है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों का विस्तृत रूप से चर्चा की? तो भाई हीरे और इनकी खदानों की चर्चा कौन कर सकता है? जोहरी कर सकता है। तो कोई ना कोई जोहरी आया है, वो जोहरी था जॉन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर। तो ये आए थे जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर। ये 1630 से 1666 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। इस फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की। ट्रेविनियर ने सूरत, आगरा, बुरहानपुर, ढाका, गोलकुंडा आदि शहरों की यात्राएं की। यह पेशे से जोहरी था, अतः इसने हीरों के व्यापार व खनिजों के बारे में विस्तार से लिखा है। समुद्री मार्गों, सिक्कों, मापतोल आदि के बारे में भी लिखा है। ट्रेविनियर का विवरण मुगल काल के आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसने अपना यात्रा विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया 1676 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसमें औरंगजेब व शाहजहां के शासनकाल का विस्तार से विवरण है। ट्रेविनियर ने तख्ते ताउस व ताजमहल का भी वर्णन दिया। पुस्तक का नाम दी 6 वॉयेज है। ठीक है, ट्रेविनियर ने गोलकुंडा की कोहिनूर की जानकारी, हीरों की खान के बारे में काफ़ी लिखा है। गोलकुंडा को बागनगर कहा है। फ्रांसिस बर्नियर 1656 से 1668 तक भारत रहा, 12 वर्ष तक। ठीक है भाई, ओके। ये फ्रांसीसी यात्री चिकित्सक था। यह दारा सिकोह व औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध का साक्षी था। और है इसके बारे में, बर्नियर ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह, गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवाओं में भी कार्य किया। बर्नियर ने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर
नामक पुस्तक में मुगल साम्राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा। बर्नियर ने जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण, कृषि की उपेक्षा का विस्तृत वर्णन दिया है। बर्नियर की पुस्तक राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का उत्तराधिकारी युद्ध का वर्णन है। उसने अपनी पुस्तक लुई 14वें को समर्पित की। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये काफ़ी क्वेश्चंस में इनका स्टेटमेंट आ चुका है। वैसे जो भावी बुद्ध रहेंगे वो संसार की रक्षा हेतु अवतरित रहेंगे, तो वो उन्हें कहा जाएगा मैत्रेय। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में। अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक हैं। उनमें अनंत करुणा है और धर्म कथाओं में कहा गया है कि बिना संसार के समस्त प्राणियों का उद्धार किए वे स्वयं निर्वाण लाभ नहीं करेंगे। बौद्ध इतिहास और परंपरा के अनुसार मैत्रेय बुद्ध को एक बोधिसत्व माना जाता है जो भविष्य में पृथ्वी पर प्रकट होंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे तथा पृथ्वी के लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे, जैसे शाक्यमुनि बुद्ध ने किया था। लोकेश्वर या लोकेश्वर एक बोधिसत्व का नाम है जिसका उल्लेख 6वीं शताब्दी मंजूश्री मूल कल्प में शिक्षाओं में भाग लेने के रूप में किया गया है। मंजूश्री बुद्धि के बोधिसत्व को समर्पित सबसे बड़े क्रिया तंत्रों में से एक ज्ञान के एक विश्वकोश का प्रतिनिधित्व करता है जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुष्ठानिक तत्वों से संबंधित है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जिसने सभी सत्वों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बौद्ध चित्त, एक सहज इच्छा और करुणापूर्ण रवैया विकसित किया हो। ठीक है, क्लियर। तो ये था मैत्रेय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना तैयार बनाए रखना, तो ये तो उनका काम था ही। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना, उनको खुद को भी था, इसलिए हाँ भाई ये बात भी बिल्कुल सही है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, नियत नहीं अनाप शनाप आय थी भाई उनकी। तो भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये तो उनका मोटिव था। तो ये जो स्टेटमेंट सी है वो गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना लॉर्ड वेलेस्ली जो कब से कब तक रहे, 1798 से 1805। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। उसने सहायक संधि की प्रणाली शुरू की जिसके तहत देसी राजा कंपनी की सेना तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहाँ रखते तथा उनके बदले एक निश्चित रकम कंपनी को देते एवं विदेश नीति भी कंपनी के अधीन कर देते। सहायक संधि व्यवस्था के अप्रत्यक्ष लाभ कहीं न कहीं ब्रिटिश भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना तथा भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना था। ठीक है, सहायक संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निजाम, फिर क्रमशः मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1803 में सहायक संधि स्वीकार करी। तो ये क्रम भी थोड़ा याद रखना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान को पराजित किया गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में मराठों को पराजित किया गया। लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की जिसमें प्रिंसिपल हेनरी टी कोलब्रुक थे, किंतु यह कॉलेज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण 1802 में बंद कर दी गई। 1801 में वेलेस्ली ने मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया। 1802 में अधिनियम 4 द्वारा बाल हत्या पर पाबंदी लगाई गई। क्लियर। तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी है भाई? सही आंसर देना है 1813 का चार्टर एक्ट। हाँ भाई, इसमें 1 लाख रुपए इसको गए थे ना अंग्रेजी शिक्षा के लिए, तो ये तो सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन
1823 प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद, तो ये भी सही है, तो तीनों ही सही हैं वैसे। इसमें पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, इसी के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख की राशि का प्रावधान किया। 1833 के चार्टर एक्ट में इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। प्राच्य आंग्ल विवाद शिक्षा के माध्यम को लेकर 1823 में गठित लोक शिक्षा जन शिक्षा की सामान्य समिति जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के सदस्यों में विवाद था। एक दल प्राच्य शिक्षा ओरिएंटल एजुकेशन का समर्थक था, दूसरा दल आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। 1841 में लोक शिक्षा समिति को समाप्त कर काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता प्रिंसिप और एच विल्सन थे। ये भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे तथा भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में करना चाहते थे। H.T. कोलबुक एवं विलियम कैरी भी प्राच्यवादी थे। मद्रास की गवर्नर टॉमस मुनरो और बम्बई की गवर्नर एल्फिंस्टर के नेतृत्व में एक अन्य गुट आंग्लवादी गुट पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय भाषा में देने की वकालत कर रहा था। यह गुट बम्बई में सक्रिय था। आंग्ल शिक्षा समर्थक चार्ल्स ग्रांट, विल्बरफोर्स ट्रेविलियन आदि थे। आंग्लवादी गुट अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना चाहता था। आंग्ल प्राच्य विवाद को निपटाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मेकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति 10 सदस्य का अध्यक्ष 1833 ईस्वी में नियुक्त किया तथा भाषा के विवाद पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। मेकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरण पत्र या मैकाले मिनट प्रस्तुत किया और उसमें अंग्रेजी को ही प्रायोरिटी दी थी। मैकाले के अनुसार एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है तथा पूर्वी ज्ञान को यूरोपीय ज्ञान से घटिया बताया। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग रक्त से भारतीय हों किंतु प्रवृत्ति विचार नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हों। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। बेंटिक ने मैकाले मिनट को 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार अंग्रेजी भाषा को ही प्रशासन व उच्च शिक्षा का आधार माना गया। 1835 से राजभाषा के रूप में फारसी का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, सिद्धांत है, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत इनफिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए तो इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुंचेगा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया? किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो वो थे ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसने अपना नाम परिवर्तित करके क्या रख लिया था? स्वराज्य सभा रख लिया था। पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑल इंडिया होम रूल लीग होम रूल आंदोलन ने स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाया। जून 1914 में तिलक तथा एनी बेसेंट ने साथ मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया। होम रूल की योजना एनी बेसेंट ने बनाई। इसकी प्रेरणा आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन से मिली। एनी बेसेंट न्यू इंडिया होम रूल का मुखपत्र और कॉमनवेल्थ नामक अखबार निकाले। एनी बेसेंट ने ये 2 अखबार निकाले। तिलक का होम रूल। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा एवं तथा N.C. केलकर उसके सचिव बने। तिलक को होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य की पदवी मिली। क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत व बरार था तथा शेष भारत एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था।
तिलक ने स्वराज की मांग को भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण तथा स्थानीय भाषा में शिक्षा से जोड़ा। तिलक ने छुआछूत और जाति प्रथा का भी विरोध किया। एनी बेसेंट का होम रूल। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करी। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं लाला लाजपत राय ने भी एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता ग्रहण की। जॉर्ज अरुंडले एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव या संगठन मंत्री थे। 1920 में होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया गया। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, न्याय दल, जस्टिस पार्टी। यह आंदोलन पूर्णतः ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध था। 1917 में C.N. मुदालियार, P. त्यागराज चेट्टियार तथा T.M. नैयर ने दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की, जिसे बाद में मद्रास में जस्टिस पार्टी का न्याय दल कहा जाने लगा। 1937 ईस्वी में रामास्वामी नायकर 1879 से 1973 तक उनका लाइफ रहा, जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा गोपाल कृष्ण देवघर, अनंत पटवर्धन, नतेश अप्पाजी द्रविड़ आदि जैसे समर्पित व्यक्तियों के सहयोग से की गई। अन्य सदस्य श्रीनिवासन शास्त्री, M.C. सीतलवाड़, B.N. राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और यह वंचित ग्रामीण और आदिवासी लोगों, आपातकालीन राहत कार्य, साक्षरता और अन्य सामाजिक मुद्दों को समर्पित देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था। क्लियर? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन। ये पूरा तो होम रूल लीग आंदोलन के प्रति था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। ये तो 1885 समथिंग हुई थी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। तो ये तो बहुत पहले हुआ था, 1864 के समथिंग ही हुआ था। तो ये तो 1864 के समथिंग हुआ था। तो सबसे पहले दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। देखते हैं कब किया। नील दर्पण 1858 से 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित एक बंगाली नाटक था। दीनबंधु मित्र ने अपने इस नाटक नील दर्पण में नील विद्रोह का वर्णन किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में करी थी। 85 नहीं, 75 में। 85 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुंबई में की थी। बाद में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज के बारे में भाई ढंग से पढ़ लेना, यूपीएससी पूछती है। आनंद मठ नामक उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में बांग्ला भाषा में लिखा था। इसमें 1773 के सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था। आनंद मठ उपन्यास 1885 में जोड़ा गया। अन्य किताबें राजा राम वाइफ, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधुरानी और मृणालिनी इत्यादि बंकिम चंद्र चटर्जी की ये पुस्तकें और थी, और इनके बारे में और ढंग से पढ़ लेना। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने। यह रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो पहली बार यूपीएससी किसने क्लियर करी? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने क्लियर करी 1864 में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी करी थी, शायद 4th रैंक आई थी उनकी, 4th ऐसे कुछ आई थी। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई। बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स
कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेज़ली। तो भाई इसमें ये सिर्फ ये कलकत्ता मदरसा जो है वॉरेन हेस्टिंग्स जिसके संस्थापक थे ये सही है, बाकी सब क्या हैं, गलत हैं। क्यों गलत हैं पढ़ते हैं। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता मदरसा की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेज़ली ने 1800 में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए कोलकाता में की थी, लेकिन कंपनी के विरोध के कारण 1802 में इसे बंद कर दिया गया। आर्थर वेलेज़ली एक ब्रिटिश कमांडर थे। इन्होंने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की सेना को पराजित किया था। इन्होंने 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की सेना को भी हराया था। आगे चलकर इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत के इतिहास व संस्कृति की खोज व अध्ययन कार्य करना था। इसे रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का तथा 1792 में गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंसन ने 1785 में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हेल हेड ने जेंटुलोज नाम से 1776 में किया था। डेविड हेयर ने 1820 में कोलकाता में विश्व कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ ने 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बैथून ने 1849 में भारतीय बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोलकाता में एक स्कूल खोला था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्कूल के सचिव रहे थे। तो ये क्वेश्चन में काफ़ी स्टैटिक पोर्शन आया है, जिसे दोबारा देख लेना एकदम तसल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर था। जागीरदारों के पास न्यायिक व पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये स्टेटमेंट तो शायद सही था। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे तथा जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। जमींदार के होते थे, इसके नहीं होते थे शायद वंशानुगत। फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड। भाई देखते हैं क्यों। मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदार को वेतन नकद एवं जागीर दोनों रूप में मिलता था, अतः जिनको जागीर मिलती थी वे केवल राजस्व का अधिकार रखते थे, न कि प्रशासन का। वहीं जमींदार अपने क्षेत्र में राजस्व वसूली के साथ साथ न्यायिक प्रशासनिक कार्य भी करते थे। उनके अनुवांशिक अधिकार होते थे, न कि जागीरदार के अनुवांशिक अधिकार। और 7th क्लास NCERT में लिखा हुआ है कि राजस्व व्यवस्था में किसान ग्रामीण स्थानीय सरदारों मुखिया के माध्यम से ही राजस्व देते थे, जिन्हें मुगल जमींदार कहते थे। जागीरदार वे मनसबदार होते हैं जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादामी के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिया जाता था, जिसे जागीर कहते थे। मनसबदार के पास एक जागीर सामान्यतः 4 वर्ष तक रहती थी। जागीर वह भूमि जो मनसबदारों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी, उसे स्थानांतरित किया जा सकता था। जागीरदार व जमींदार में यह अंतर था कि जागीरदार का स्थानांतरण किया जा सकता था, लेकिन जमींदार का भूमि पर राजस्व वसूली का वंशानुगत अधिकार होता था। इसे वंशानुगत अधिकार वाली एवं अहस्तानांतरणीय भूमि को वतन जागीर कहा जाता था। यह वतन जागीर अधीनस्थ राजाओं को उनके क्षेत्रों में ही दी जाती थी। अतिरिक्त जानकारी, मनसब का आवंटन आनुवंशिक आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर किया जाता था। मनसब आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों को मुख्यतः वेतन जागीर के रूप में मिलता था। नगद वेतन प्राप्त करने वाले मनसबदार नकदी कहलाते थे। प्रत्येक जागीरदार
प्राथमिक रूप से मनसबदार था, किंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। कुछ मनसबदारों को जागीर के स्थान पर नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, क्लियर। ये था पूरा जागीरदारी और जमींदारी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भूमि सुधारों के बारे में, हदबंदी कानून पारंपरिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। पता नहीं। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। तो ये बिल्कुल सही है। भूमि सुधारों के बारे में, जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि प्रोवाइड कर रहे थे। जीसी कुमारप्पन समिति द्वारा कृषि में व्यापकगत सुधार हेतु उपायों की सिफारिश की गई। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के 4 घटक थे: मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि स्वामित्व की सीमा तय करना, भूमि स्वामित्व की चकबंदी। सीलिंग कानून का उद्देश्य भूमि का अधिकतम आकार तय करना है। इसमें किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं थी, अतः स्टेटमेंट डी गलत है। हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर तथा व्यक्तिगत पर भी अधिक आधारित थी, जैसे कि कई राज्यों में पारिवारिक तथा कई अन्य में व्यक्तिगत थी, अतः ये भी गलत है। विकल्प सी गलत है, क्योंकि इसके द्वारा केवल भूमि जोत प्रदान की गई थी। इससे नकदी फसलों जूट, गन्ना, केला, संतरा और कपास की खेती में कोई सुविधा नहीं दी गई थी। ठीक है भाई, ये हुआ पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो पेपर काफ़ी बड़ा है भाई, थक गए रात को बैठे बैठे पढ़ते हुए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813, ओके। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये बात तो सही थी। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये बात भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये भी सही है, हैं भाई। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड क्या है, गलत है। पढ़ते हैं। चार्टर कानून 1813, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यद्यपि भारत में चाय व्यापार तथा चीन देश के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इस एक्ट में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया। स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। फिर इस एक्ट में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई कि कंपनी अधिग्रहित सभी भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुता स्थापित कर दी गई। ठीक है भाई, क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए योगदान दिया। भाई बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो ये भाई कॉन्सेप्चुअल है भाई, ये भी की गई थी। पढ़ते हैं इनके बारे में। स्वदेशी आंदोलन ने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, क्योंकि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन से जुड़े प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में पास किए गए। दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में परंपरागत मेलों तथा उत्सवों द्वारा स्वदेशी का प्रचार हुआ। स्वदेशी उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, अतः स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। स्वदेशी आंदोलन के अवयव के रूप में 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अरविंद घोष इससे जुड़े थे, अतः स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल बने। तकनीकी शिक्षा के लिए 25 जुलाई 1906 को बंगाल तकनीक स्टेच्यू की स्थापना की गई। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन तथा सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1902 ईस्वी में डॉन सोसाइटी की स्थापना की। काराइल
सर्कुलर के विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शायद ये लास्ट हो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब ये तो आंदोलन, ये इनके लीडर भाई सही कितने हैं देख लेते हैं, तीनों ही सही दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं ध्यान से। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट की, बिल्कुल सही। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर ने। ओके, पढ़ते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, सितंबर 1935 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। घनश्याम दास बिरला इसके प्रमुख अध्यक्ष, अमृतलाल ठक्कर इसके प्रमुख सचिव थे। जनवरी 1933 ईस्वी में गांधी जी ने जेल से ही हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। दलितों को हरिजन नामक नाम गांधी जी ने ही दिया था। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 तक 20,000 किलोमीटर हरिजन यात्रा की थी। अतः स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सही सुन लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष व आंध्र प्रदेश के NG रंगा इसके महासचिव थे बने। इसके प्रथम अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक जैसे नेताओं ने भाग लिया। 1936 में फैजपुर महाराष्ट्र में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। अतः स्टेटमेंट 2 भी क्या है, सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन, स्वामी रामास्वामी नायकर ने 1925 ईस्वी में दक्षिणी भारतीय में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध निम्न जातियों के अधिकारों को लेकर था। रामास्वामी नायकर पेरियार ने कुड़ी अरसू नामक पत्र भी प्रकाशित किया। पेरियार ने 1924-25 में त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए वायकोम सत्याग्रह चलाया था। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चहुंदड़ो ये तो था भाई, सोहगोरा पता नहीं, कोटदीची था, देसलपुर पता नहीं, तो सोहगोरो था, सोहगोरो जो हड़प्पा स्थल नहीं था। पढ़ते हैं इसके बारे में। सोहगोरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। यह महास्थान बांग्लादेश से मिले ताम्रपत्र में अकाल से सामना करने के लिए अन्न के भंडार, राहत कार्यों के लिए भी जानकारी मिलती है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जारी किए गए थे। चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ से मनके बनाने, ये इम्पोर्टेंट है, मनके बनाने का कारखाना मिला है। इस प्रकार यह हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र है। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन, शाही की दवात, अलंकृत हाथी के खिलौने मिले हैं। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोटदीची एक प्राक हड़प्पा स्थल है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से सामुदायिक अग्नि स्थल मिले हैं। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देसलपुर भारत के गुजरात के कच्छ जिले के नखत्राना तालुका में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक गांव और स्थल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ राजा अशोक के उल्लिखित हैं? तो ये भाई राणा अशोक, ये नहीं पता भाई, देखते हैं। कंगनहल्ली कर्नाटक बौद्ध धर्म तथा अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ मिले शिलालेखों में अशोक ने अपनी रानी तथा नौकरों से घिरा दिखाया गया है। इस पर अशोक को राणा अशोक से संबोधित किया गया है। यहाँ से खुदाई में एक महास्तूप भी मिला है। अशोक के मास्की, नैतुर, उत्गोलाम सभी कर्नाटक में, गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। सांची मध्य प्रदेश, यहाँ से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तूप मिला है। इस स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा ईंटों से करवाया गया था। ठीक है। शुंग शासनकाल में इसे पाषाण से निर्मित करवाया गया, इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका। सांची से प्राप्त इन स्तूपों में क्रमशः प्रथम विशाल स्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के,
तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र व महामोदग्लायन, ठीक है, इनके धातुओं अवशेष सुरक्षित हैं। ओके भाई। अमरावती तथा नागार्जुन कोंडा 2024 में भी आया था। स्तूप के बारे में ढंग से पढ़ लें, यूपीएससी अक्सर बौद्ध साहित्य कला के बारे में प्रश्न पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहबाज गढ़ी। शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। शाहबाज गढ़ी तथा मानसेहरा से अशोक के अभिलेख मिले हैं, जिनकी लिपि खरोष्ठी है। ध्यान रहे, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। इसके अलावा अशोक का तक्षशिला पाकिस्तान तथा लगमान अफगानिस्तान अभिलेख अरेमाइक लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध तो वही देवतारोपण, ये तो था, फर्स्ट तो था, सेकंड भी था, थर्ड भी था। चलो पढ़ लेते हैं। महायान, इसकी स्थापना नागार्जुन ने की। वे बौद्ध धर्म के संत पोल हैं। महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों के समयानुसार किया। महायान का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। अमरावती व नागार्जुन कोंडा इसके प्रधान केंद्र थे। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञापारमिता सूत्र बोधिसत्वों के आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। इसके लेखक नागार्जुन थे। हीनयान व्यक्तिवादी है, जबकि महायान में पर सेवा पर जोर दिया गया है। हीनयान में सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे और उनकी पूजा करते थे। बुद्ध का मूर्ति पूजा का आविर्भाव महायान संप्रदाय से ही हुआ है। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई थी। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। वे बोधिसत्व के पथ पर चलते हैं, जबकि हीनयान का आदर्श अरहत है। महायान के सिद्धांत सरल, महायानी आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है भाई। कालांतर में महायान 2 भागों में बट गया। शून्यवाद माध्यमिक, विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण भारत में जन्मे नागार्जुन थे। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका लिखी। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन एवं प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। आर्यवेद, बुद्ध पालित, शांतिदेव, कमलशील एवं शांत रक्षित आदि शून्यवाद के प्रमुख विद्वान थे। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना मैत्रेयनाथ ने की थी। अशंग व वसुबंधु ने इसका विकास किया। स्थिरमति, दिग्नांग और धर्मकीर्ति भी योगाचार मत के थे। मात्र का सिद्धि महायान शाखा से संबंधित टीका है। दिग्नांग ने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। दिग्नांग को मध्यकालीन न्याय तर्क का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बलात्श्रम के संबंध में इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो भाई ये क्या था, बलात्श्रम। ओके, विष्टि। बलात्श्रम विष्टि कृषकों से ली जाने वाली एक प्रकार की कर थी। विष्टि का उल्लेख वाकाटक अभिलेखों कामसूत्र में मिलता है। वणिकों व शिल्पी से भी विष्टि ली जाती थी। यूपीएससी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की प्रशासन राजस्व व्यवस्था से संबंधित शब्दावली अक्सर पूछता है, तो ध्यान रखना। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। कल्याण मंडप, ये तो पढ़ा हुआ है भाई, ये विजयनगर ही होगा शायद, देखा, क्योंकि आंसर मोस्ट ऑफ क्या आता है, विजयनगर, अगर ऑप्शन में तो वही आता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। विजयनगर में मंदिर स्थापत्य की प्रोविदा शैली थी। यह बेसर शैली का ही एक रूप थी। गोपुरम अधिक बड़े हो गए वह उन्हें राय गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम अब मंदिर के प्रमुख अंग बन गए। अमान मंडप, देवता की पत्नी के लिए पृथक मंदिर। 1000 स्तंभों का मंडप, कल्याण मंडप प्रोविदा शैली की विशेषता थी। अलंकृत स्तंभ व छतें, स्तंभों के बीच करंड सज्जा,
विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की विशेषता थी। स्तंभों के ऊपर दरियाई घोड़े की मूर्तियां स्थापित थी। कल्याण मंडप में देवता व उसकी पत्नी के विवाह उत्सव मनाए जाते थे। कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए हम्पी के हजार विट्ठल स्वामी मंदिर इस शैली के उदाहरण हैं। विजयनगर शासक शैव देवता विरूपाक्ष के नाम पर शासन करते थे। लेपाक्षी मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी एकाश्म मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर से विजयनगर कालीन कला के भी साक्ष्य मिले हैं। इसी कारण विजयनगर की चित्रकला को लेपाक्षी कला कहते हैं। यूपीएससी अक्सर विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछती है, तो ढंग से पढ़ लेना। एलोरा व एलिफेंटा में शानदार रॉक कट गुफा मंदिर कला तथा वास्तुकला में राष्ट्रकूट योगदान को दर्शाते हैं। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 756 ईस्वी में करवाया था। चालुक्य मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण बादामी, ऐहोल व पडकल से प्राप्त होते हैं। बादामी गुफाओं में 4 गुफा मंदिर हैं। प्रथम शैव, दूसरे व तीसरी वैष्णव व चौथी गुफा जैन मंदिर से संबंधित है। बहुत बार आ चुकी। हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा गुफा संख्या 3 में मिलती है। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहाँ 70 मंदिर मिले हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर में गुति का जैन मंदिर, लाड़खा का सूर्य मंदिर, दुर्गा का मंदिर आदि हैं। ऐहोल के अभिलेख का रचयिता रवि कीर्ति जैन था। उसने ऐहोल में 634 ईस्वी में जिनेंद्र के जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मेघुति मंदिर कहा जाता है। सड़कल्ले 10 मंदिरों में नागर शैली के 4 मंदिर बने हैं, जिनमें पापनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है तथा द्रविड़ शैली में बना विरूपाक्ष लोकेश्वर मंदिर, त्रैलोकेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर तथा संगमेश्वर मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चालुक्य काल में सर्वप्रथम विरूपाक्ष मंदिर गोपुरम में मिलता है। आलमपुर मंदिर समूह कर्नाटक में चालुक्यों द्वारा निर्मित 9 मंदिरों का समूह है, जो नव ब्रह्मा देवालय कहे जाते हैं। चंदेलों की वास्तुकला। चंदेल वे राजपूत थे जिन्होंने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने कुल 85 हिंदू मंदिरों व जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। खजुराहो के मंदिर की विशेषता, इनका निर्माण सिकारा शैली में किया गया है। वे मंदिर वास्तुकला की पंचायतन प्रणाली का पालन करते हैं। ठीक है। पंचायतन प्रणाली में मुख्य मंदिर संरचना के अलावा 4 सहायक मंदिर शामिल हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, भगवान विष्णु, चित्रगुप्त मंदिर, सूर्य देवता, जैन मंदिर आदिनाथ मंदिर और शांतिनाथ मंदिर। जितना भाई 2019 में कम क्वेश्चन आए थे, उतना ही 2018 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। और इसकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा थी। लगभग कितना टाइम लगे, 1 घंटा 7 मिनट। तो इतना नॉन स्टॉप अपन ने इसकी रीडिंग लगाई है। अब एक आध बार आप रीडिंग सुन लेना, आप भी लगा लेना, मैं भी वापस लगाने बैठूँगी, या फिर खुद के भाषण खुद ही सुन लूँगी, तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। इसीलिए तो ये चीज़ चल रही है। ओके, तो बुक का तो आपको पता ही है कौन सी, धर्मेंद्र जाखड़ सर की आप बुक ले लेना, खुद से पढ़ना चाहो तो, वरना अपने इसमें फॉलो करते रहना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।